नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 10 का दम देख रहे हैं और साथ ही अब हम आपको एक एक करके खबरें भी बता देते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर जो कि देश में मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। इस पुनरीक्षण का मकसद साफ है, फर्जी, डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाकर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाना। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। यहां ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 42,74,000 नाम हटाए गए हैं। इनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 8.40 लाख ऐसे नाम भी हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 27.34 लाख नाम हटाए गए। चुनाव आयोग के अनुसार इनमें 6.42 लाख मतदाता मृत पाए गए। 19.13 लाख लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 1.79 लाख नाम डुप्लीकेट निकले हैं। केरल में भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 24.08 लाख नाम हटाए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग 7 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुका है। इन सभी राज्यों में मिलाकर के 2,70,00,000 से ज्यादा नाम हटाए गए थे। सबसे ज्यादा 97 लाख नाम तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात से 73 लाख, पश्चिम बंगाल से 58 लाख और राजस्थान से 44 लाख नाम सूची से बाहर किए गए। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन मतदाताओं के नाम गलती से हट गए हैं, ऐसे में उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा और दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 22 जनवरी 2026 तय की गई। इसके बाद स्क्रूटनी और जरूरी सुधारों के बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। कुल मिलाकर चुनाव आयोग का ये कदम लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जहां हर असली मतदाता का नाम हो और फर्जीवाड़े की कोई जगह न बचे। चाहे छत्तीसगढ़ हो, जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है, जहां एमपी में एसआईआर के बाद से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे जुड़ी हुई एक ग्राफिक से जुड़ी कुछ डिटेल्स भी हम आपको साझा कर देते हैं और ये बताते हैं कि कैसे एसआईआर को लेकर के अब इसमें क्या क्या और मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर पर जब एमपी की बात होती है तो 42.74 लाख नाम अब तक काटे जा चुके हैं और इसके अलावा 19,19,000 इसमें पुरुष बताए जा रहे हैं, जबकि 23,64,000 महिलाएं बताई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ 8,40,000 नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग ही अब तक नहीं हो पाई है। और इसके साथ अब बात एमपी के बाद छत्तीसगढ़ की अगर कर लेते हैं तो यहां छत्तीसगढ़ में एसआईआर के बाद से अब तक ये बताया जा रहा है कि 27,34,000 नाम अब तक इस लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। 6,42,000 मतदाताओं की मौत की खबर मिली और फिर 19,13,000 दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वहीं 1,79,000 डुप्लीकेट नाम भी सामने आए हैं। बात अब केरल की भी कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बाद, क्योंकि केरल में एसआईआर के बाद से ऐसी खबरें मिली हैं कि 24,08,000 नाम हटा दिए गए इस लिस्ट में से। और 7 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की अगर हम बात करें तो आप सोचिए कि इसमें 2,70,00,000 और साथ ही साथ कई ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह कट चुके हैं। राज्य ड्राफ्ट नाम जो कटे हैं उसमें पश्चिम बंगाल में लगभग बताया जा रहा है 7 करोड़ के आसपास, यानी 7.08 करोड़ 58 लाख तमिलनाडु में और 5.43 करोड़ 97 लाख राजस्थान में, जबकि 5.04 करोड़ 44 लाख गुजरात में, 4.34 करोड़ और 73 लाख गोवा में, 10.84 लाख और 1.01 लाख पुडुचेरी में, 9.18 लाख, 1.03 लाख लक्षद्वीप में और 56,384 ये ऐसे कुल संख्या हैं जो इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में दिखा भी रहे हैं। 7 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो डिटेल सामने आई हैं, ये वो डिटेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आपको
ये भी बताते हैं कि एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब। तो देखिए, अब आपको एक एक करके जानकारी दे देते हैं। 2026 की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, और वहीं 2027 की अगर बात की जाए तो यहां गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा 2028 की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें ये ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर वाले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे, तो ये किन किन सालों में कहां पर चुनाव होंगे, ये उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे एसआईआर के बाद से असर पड़ेगा, इस पर राजनीति अभी कितनी होगी, क्योंकि हमने आपको वर्ष के अनुसार भी बताया कि कहां पर अभी चुनाव होने हैं, तो लाजमी है कि वहां पर आपको राजनीति भी जोरों शोरों पर देखने को मिलेगी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों में बांग्लादेश के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। संगठनों ने प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन किया और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार यहां नारेबाजी भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके और भारत सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जो पुतला फूंका गया है, ये अभी तुमने देखा होगा चंद दिन पहले अपने हिंदू समाज के एक व्यक्ति को बांग्लादेश में इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई है, जैसे कि पता नहीं कि मतलब किस तरीके उसने क्या अपराध कर दिया। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई जो सब है सब एक मतलब सबका भगवान एक है, उस विरोध में उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, तो वहाँ के जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की है। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेगा। आने वाले समय में इस तरीके का जवाब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद देगा। तो आगरा में शासन प्रशासन की सख्त हिदायतों के बाद यमुना एक्सप्रेसवे के कटों पर अवैध दुकानों और निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कुबेरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने दिल्ली नोएडा कट पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। सड़क किनारे बनी 12 से अधिक दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। आगरा से नोएडा और दिल्ली जाने वाले एक्सप्रेसवे के कट से दुकानें हटते ही पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मौके पर ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया। इस दौरान लखनऊ की ओर से आने वाले कट पर भी अवैध दुकानें हटाई गई। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के कटों पर अवैध रूप से चल रहे 100 से अधिक वाहनों को सीज कर उनका चालान किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वक्त से पहले प्रसव का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने गर्भ के 7वें महीने में ही 4 बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन चारों बच्चों में से एक भी जिंदा नहीं बच सका। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों का वजन सामान्य से बहुत कम था और बच्चों के अंगों का विकास भी पूरी तरह नहीं हो सका था। डॉक्टरों के मुताबिक ये सुपर प्रीमेच्योर केस था। इस वजह से नवजातों को जीवित रखना बेहद कठिन होता है और इसी वजह से चारों बच्चों की मौत हो गई। चीफ मेडिकल अधिकारी और अस्पताल प्रशासन ने बताया कि प्रसव के दौरान और बाद में प्रयास किए गए, लेकिन बच्चों की कमजोर स्थिति को देखते हुए उन्हें बचाना संभव नहीं हो सका। बच्चों की मौत के बाद परिवार और आसपास के लोगों में शोक का माहौल है। नारदेव का खंड विकास खंड नारदेव का केस है। वहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी से क्वेश्चन करना चाहिए कि उसका 3 चेकअप एंटीनेटल चेकअप हुआ था कि नहीं हुआ था। यहाँ तो हमारे पास में जिला अस्पताल के अंदर कल लगभग दोपहर के बाद में 4 बच्चों को वहाँ से नारदेव से रिफ़र किया गया था, जिसमें से 2 बच्चे जो थे, 2 जो फीमेल चाइल्ड थे वो ब्रॉड डेड थे और 2 जो थे जिसमें से एक मेल चाइल्ड था और एक फीमेल चाइल्ड था। 300 मेल चाइल्ड जो था वो 380 ग्राम का था और फीमेल चाइल्ड लगभग 700 ग्राम की वो थी और ये एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होने के कारण इनको समुचित इलाज हमारे जिला अस्पताल के SNCU के अंदर हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिया गया और उनको CPAP पे और दूसरे वेंटिलेटर्स पे भी रखा गया था।
बुलंदशहर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया गया और एसबीआई ने किसानों का सम्मान किया। बैंक की वाणिज्यिक शाखा ने अन्नदाता उत्सव सप्ताह का आयोजन किया। कार्यक्रम में एफपीओ और कृषि के माध्यम से खेती किसानी को बढ़ावा देने वाले एंटरप्रेन्योर को मंच पर सम्मानित किया गया। एसबीआई के डीजीएम राजीव कुमार मिश्र ने किसानों को कृषि लोन के चेक भी बांटे। कार्यक्रम में एसबीआई के रीजनल मैनेजर इंद्रजीत कुमार के साथ साथ पराग पराशर, योगेश मीणा और गौरव कुमार मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज एसबीआई की एसीबी शाखा द्वारा एक किसान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बुलंदशहर के डिबाई में आज इस कार्यक्रम में किसानों के साथ साथ उन एंटरप्रेन्योर को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने किसानी की तरफ, कृषि की तरफ एक योगदान देते हुए अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। हमारे साथ इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम कुमार जी, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अपनी एक पारी शुरुआत की है। क्यों उनको यहाँ सम्मानित किया गया, क्या उनकी उपलब्धियां आई, जानते हैं उनसे। सबसे पहले तो न्यूज इंडिया परिवार में आपका बहुत स्वागत। और आज जो आपको यहाँ बुलाया गया है, क्या मकसद है और क्या इसमें आपको सम्मानित किया गया? बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर जो हम लोग आए हुए हैं, हमारा खुद का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो एस्टैब्लिश्ड है, उसके लिए हमें सम्मानित किया गया। और ये जो कंपनी है ये सन 2022 में हमने एस्टैब्लिश की। मैं एयरफोर्स से सर रिटायर्ड हूँ और आने के बाद जब मैंने देखा कि हमारे देश का एक जो पुराना नारा है जय जवान जय किसान, उसी को अपने सापेक्ष में रखते हुए हमने सोचा कि किसानों के साथ जो समस्याएं हैं, क्यों ना जो सरकार चाह रही है एग्री बिजनेस को बढ़ावा देना, यानी किसानों को बिजनेसमैन बनाना, तो हमने उसी की सपोर्ट के लिए ये चीज स्टार्ट की, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और हमने भी एक अपना विशेष नारा दिया, देश के रक्षक अन्नदाताओं के साथ, और उसी को लेके हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की। आज हमारे साथ काफी किसान जुड़े हुए हैं और हमने बाकी लोगों से भी यह अनुरोध किया कि जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है वो आगे आए कृपया। और हम किसानों के लिए चाह रहे हैं, जो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है मार्केट, बहुत सारी किसान कंपनियां, मैं जहां तक सोचता हूँ 10,000 एफपीओज बनाए गए और 10,000 एफपीओज तो बन गए, लेकिन उनके लिए मार्केट नहीं है, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद रहे अनुपम कुमार जी, जिन्होंने पहले देश सेवा की इंडियन फोर्सेस में रहकर, और उसके बाद में इन्होंने आके देश हित में स्वयं को किसान मानते हुए किसान हित में इन्होंने कार्य करना शुरू किया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंह के साथ पुनीत शर्मा, न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो वक्त रहते सावधान हो जाइए। आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। मामला अमरोहा का है, जहां फास्ट फूड खाने का शौक 11वीं की छात्रा की जान पर भारी पड़ गया। चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड के लगातार बार बार खाने से छात्रा की आंतें बुरी तरह प्रभावित हुई, क्षतिग्रस्त हुई और छात्रा की आंतों में छेद तक हो गया। इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में छात्रा की मौत हो गई। सितंबर महीने में छात्रा की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी। छात्रा के पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। 30 नवंबर को परिजनों ने मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच में सामने आया कि उसकी आंतें आपस में चिपक गई हैं और उनमें छेद हो गया है। डॉक्टरों ने आंतों के खराब होने की मुख्य वजह फास्ट फूड का लगातार सेवन बताया। छात्रा का ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा। करीब 10 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन उसकी हालत लगातार कमजोर होती चली गई। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि 4 दिन पहले तबीयत फिर बिगड़ने पर परिजन उसे दिल्ली एम्स ले गए और परिजनों के मुताबिक एम्स में अहाना की हालत में जब कुछ सुधार हुआ था और वो चलने फिरने भी लगी थी, लेकिन रविवार की रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई को लेकर के प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण का दावा है कि 5 साल पहले बिना नक्शा पास कराए इस मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया था,
जिसके बाद प्रशासन और बीडीए ने 6 अक्टूबर को ही इस मैरिज हॉल को सील कर दिया था। पिछले दिनों बरेली में हुई हिंसा में वाजिद बेग का नाम पुलिस जांच में आया था। 2 मंजिल मैरिज होम में 5 कमरे और 2 हॉल हैं, जिन्हें कार्रवाई के दौरान गिरा दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल रिजॉर्ट में पेंट करने के लिए आए यूपी के 5 मजदूरों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर बंद कमरे में कोयले की भट्टी लगा रखी थी, जिस वजह से 5 मजदूरों का दम घुट गया और उनकी कमरे में ही मौत हो गई। थाना शहर थानेसर प्रभारी दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अंगीठी जली हुई थी, जिस वजह से दम घुटने से मौत हुई। पेंटर थे यहाँ पे, ठेकेदार नूर नाम है इनका। ये कल शाम को हमारे यहाँ पे आए थे, बात करके गए थे और रात को इन्होंने खाना खुना खा के अपने रूम में कोयला जला के सो रखे थे। जब हमारा सफाई वाला काम करने के लिए गया वहाँ पे, तो उसने सूचना दी कि भी यहाँ पे डोर बंद है। वहाँ पे जाके चेक किया हमने, तो इनकी कोई हलचल नहीं थी। उसके बाद हमने अपने होटल जो GM है उसको इन्फॉर्म किया। उन्होंने 112 पे कॉल की। कॉल करने के बाद पुलिस बुलाई हमने। उनके बाद जब पुलिस वालों ने खोल के देखा तो ये सब एक ठेकेदार 4 मजदूर थे। इनमें एक ही जगह के रहने वाले थे, एक ही गांव के रहने वाले, सहारनपुर के पास का ना गाँव है। कब आए थे, कितने दिन से आए? कल शाम को आए थे। तो कोई परिवार से करीब होगी इनकी सारों की उम्र तो नहीं बताई, लगभग 30-35 साल के आसपास तो होगी। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल के माध्यम से। स्टर्लिंग रिजॉर्ट है, इसमें कोई लेबर वाले आए हुए थे, पेंट वाले, अभी 2 दिन पहले आए थे। उनकी डेथ हो गई है, रूम बंद है। क्या कारण देख रहे हैं अंगीठी वगैरह जलाई हुई है, अंदर कोयले पड़े हैं, अंगीठी है और दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थी। बाकी अभी जांच कर रहे हैं। इसमें एक ठेकेदार है और 4 उसकी लेबर है, टोटल 5 है। कहाँ के रहने वाले? जो ठेकेदार है वो सहारनपुर का रहने वाला है, नूर नाम है। बाकी लेबर है वो भी आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का एक निजी रिसोर्ट है, जिसमें कल 5 पेंटर जो कि सहारनपुर से यहाँ पर पहुंचे थे और अपने कमरे में ठंड की वजह से अंगीठी जलाकर सो रहे थे, जिनका दम घुटने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। और अभी पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। और आपको बता दें कि आगामी जो कार्रवाई वो चल रही है। देखिए, शवों को जो शव वाहन है उसमें यहाँ पर उसको रख लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए जो अगली कार्रवाई है वो पुलिस अब कर रही है। आपको अभी ऊपर की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये वो कमरा है जहाँ पर ये 5 लोग जो रात को यहाँ पर रुके थे, और आपको दिखा दें तस्वीरों में कि यहाँ पर इन्होंने एक अंगीठी जलाई थी। हालांकि खाने का जो सामान है वो एज इट इज यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे और अंगीठी का जो धुआं था जिसकी वजह से उनकी दम घुटने से मौत हुई। माखन शर्मा, न्यूज इंडिया, कुरुक्षेत्र। केजीएमयू में लव जिहाद का खेल कौन रच रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर रमीज मलिक पर संगीन आरोप लगाए। आरोप है कि केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक ने अपनी शादी की सच्चाई छिपाकर हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया। बाद में उसने धर्मांतरण का दबाव बनाना शुरू कर दिया और सुसाइड का प्रयास करने वाली महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमीज ने उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर यौन उत्पीड़न भी किया उनका। जब शादी की बात आई तो आरोपी ने धर्मांतरण का दबाव डालना शुरू कर दिया और इसका विरोध करने पर आरोपी ने वीडियो वायरल तक करने की धमकी दी और यहां तक बताया जा रहा है कि कुछ वीडियो उसने वायरल भी किए थे। अब यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीड़िता से मुलाकात की और ऐसे लोगों को सुधर जाने की चेतावनी दी। कहा कि ऐसे लोगों को चुन चुन करके राख के ढेर में मिला देंगे। सीएम योगी ने भी केजीएमयू की पीड़ित महिला डॉक्टर से बातचीत की है। केजीएमयू के डॉक्टर का जिहादी रूप। शादी करनी है तो मुसलमान बनो कहने वाला डॉक्टर सस्पेंड। लव ट्रैप से धर्मांतरण, साजिश मेडिकल कॉलेज तक। केजीएमयू में लव जिहाद का खेल कौन रच रहा था?
लखनऊ के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद के मामले से हर कोई सन्न है। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने यहां तैनात सीनियर डॉक्टर रमीज मलिक पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक ने अपनी शादी की सच्चाई छिपाकर हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया। बाद में उसने धर्मांतरण का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुसाइड का प्रयास करने वाली महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमीज ने उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर यौन उत्पीड़न किया। जब शादी की बात आई तो आरोपी ने धर्मांतरण की कोशिश की और इसका विरोध करने पर आरोपी ने वीडियो वायरल किया था। जानकारी के मुताबिक दोनों डॉक्टर एमडी पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने इस संबंध में महिला आयोग और पुलिस में शिकायत दी थी। इसके बाद केजीएमयू में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी डॉक्टर रमीज को बर्खास्त करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कैंपस में नारेबाजी की और केजीएमयू के वीसी को ज्ञापन सौंपा था। अब यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीड़िता से मुलाकात की, साथ ही सीधे और सपाट शब्दों में ऐसे लोगों को सुधर जाने की चेतावनी दी। कहा कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर राख के ढेर में मिला देंगे। बहुत लंबा कोई प्रकरण नहीं था। इस बच्ची को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की 2 शादियां हो चुकी हैं। वो और दूसरी मतलब जो उसका भी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो भी एक लड़की हिंदू लड़की है। और मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इससे बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह तो ये मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। अब तो ये बीएनएस के एक्ट में है कि अगर आप झूठ भी बोलेंगे कि आपकी एक शादी और आप दूसरे अफेयर कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस बच्ची को गुमराह किया गया, उसके बाद इस पे दबाव बनाया गया। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होगी ये। तो मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार ने केजीएमयू की घटना को गंभीरता से लिया है। हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। महिला आयोग द्वारा भी कल सर इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। शादी करनी है तो मुसलमान बनो कहने वाला डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इधर पीड़िता बहुत डरी हुई थी क्योंकि डॉक्टर रमीज खुद को बहुत रसूख वाला बताता था। तो उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर के बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कराने का आदेश दिया गया है और उनकी रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई, जिनका मकसद पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है। अदालत के आदेश दिया गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुलदीप सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा ताकि वे देश छोड़ करके ना जा सके। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। कैसे इस बेल को लेकर के बवाल इस वक्त छिड़ा हुआ है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कारी कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी। पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में आने से कुलदीप सेंगर पर रोक। 2017 में कुलदीप सेंगर ने नौकरी देने के बहाने नाबालिग लड़की का किया रेप। पीड़िता ने जब आत्मदाह करने की कोशिश की तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। सबूत मिटाने के लिए पीड़िता के पिता को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। रास्ते में ट्रक ने कार को टक्कर मारी जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। अब कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर जेल के बाहर आराम से घूमेगा। सोचो उस रेप पीड़िता पर क्या गुजरेगी जिसका परिवार ही तबाह हो गया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद
और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने कुलदीप सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया। उनकी रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जिनका मकसद पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है। अदालत के निर्देश अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा ताकि वे देश छोड़कर ना जा सके। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। सेंगर को साफ तौर पर पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश करने से मना किया गया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। सजा पर रोक तब तक लागू रहेगी जब तक दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और उम्र कैद को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील का निपटारा नहीं हो जाता। उस फैसले में उन्हें 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया गया था। मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को देखते हुए रेप केस साथ ही साथ कई जुड़े हुए और मामलों को 1 अगस्त 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। गवाहों को डराने धमकाने, जांच और ट्रायल प्रक्रिया में सिस्टम के नाकामियों के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की थी। रेप के अलावा कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े एक अलग मामले में 10 साल की जेल की सजा भी काट रहे हैं। उस मामले में उनकी अपील भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन कार्यवाहियों में कुलदीप सेंगर ने इस आधार पर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है कि वो पहले ही जेल में काफी समय बिता चुके हैं। अब इस आदेश के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ रिहाई नहीं, ये पीड़िता के न्याय की हत्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।